जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है 12 में या मेडिकल के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहला बात ये आता है कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स का भाग अगर हम कहते हैं तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो जब मेंडल साहब ने जेनेटिक्स की शुरुआत की तो उनका कहना था कि प्रत्येक जीवों में गुणों को कंट्रोल करने और पेरेंट्स से ऑफ स्क्रीन में ट्रांसमिट करने के लिए विशेष अवयव या विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फैक्टर कहते हैं। और वही जो है ना जेनेटिक्स की शुरुआत मानी जाती है। मतलब फैक्टर की खोज से जेनेटिक्स की शुरुआत मानी जाती है मेंडल के द्वारा, और इसीलिए मेंडल को इसका जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो है ना वो जैसे जो है इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ओरिजिनेशन ऑफ ऑग्नि, उत्पत्ति, ओरिजिनेशन ऑफ ऑग्नि। मतलब जीव की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जीनेसिस जिसको बोलते हैं, जीनेसिस निर्माण। तो जेनेटिक्स आया है जेनेसिस से, जिसका मतलब होता है ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव की उत्पत्ति। अब यहाँ पर आता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमको जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इसमें दो चीज पढ़ना है, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस को ही हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी तथा वेरिएशन का अध्ययन है। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो कोई भी पूर्वज से गुणों का उसके वंशजों में स्थानांतरण होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, गुणों में जो अंतर पाया जाता है जीवों में, उसे वेरिएशन कहते हैं। अर्थात अगर आपको समझाना पड़े और हम समझाएं अगर, तो जेनेटिक्स क्या है तो आराम से आप बोल सकते हो, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीज पढ़ने वाले हैं। पहला, हम जो जीव हैं अपने माँ बाप के जैसे क्यों होते हैं, इनहेरिटेंस। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने माँ बाप से मिलता जुलता क्यों है, हम अपने माँ बाप के जैसे क्यों होते हैं। आदमी का बच्चा आदमी ही क्यों होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है। आम का पेड़ जो होता है उसके जो फल होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उससे आम के ही पेड़ क्यों आते, शीशम के पेड़ क्यों नहीं आते। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है एक गेम चेंजर माना गया साइंस के क्षेत्र में, जेनेटिक्स की उत्पत्ति। जेनेटिक्स का जो आपका स्थापना हुआ वो माना गया कि इससे हम कोई भी वैसा आपका क्वेश्चन
जो इससे संबंधित हो कि जीव के बच्चे जीव उसी जीव के जैसे क्यों होते हैं, वो बता सकते हैं। और इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पूर्वजों के गुणों का वंशजों, वंशज मतलब बाल बच्चा या ऑफ स्प्रिंग इसको बोलते हैं, में जाना। तो मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाएगा आपको बोर्ड में, आप आराम से बताना कि इनहेरिटेंस अगर आ जाए क्वेश्चन 2 नंबर का कि इनहेरिटेंस क्या है, तो आराम से आप बताना कि पूर्वजों के गुणों का वंशजों में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाता है। इसी को आप हिंदी में पढ़ते हो वंशागति। इनहेरिटेंस को ही आप हिंदी में लिख देते हो, इसी को लोग वंशागति कहते हैं। बाल बच्चों में पूर्वजों के गुणों का जाना, वंशागति। और वेरिएशन क्या है? विभिन्न जीवों के गुणों में अंतर, अंतर इसको कहते हैं हम वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या है भाई? अब यहाँ पर हम लोग देख लो, कोई आदमी है, कोई जो है ना कुत्ता है, कोई कोई गधा है, उसके जो बच्चे होंगे वो उसी के जैसे होंगे। आदमी का बच्चा आदमी जैसा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसा, गधा का बच्चा गधा जैसा। आम का पेड़ का जो गुठली होगा, उसका जो नया पेड़ होगा वो आम के जैसा क्यों होगा? किस घटना के कारण? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के कारण। इसी को वंशागति कह रहे हैं या इसी को इनहेरिटेंस कह रहे हैं। लेकिन आम, कई प्रकार के आम, कोई थोड़ा खट्टा है, कोई मीठा है, किसी का स्वाद कुछ और है, किसी का स्वाद कुछ और है। कई प्रकार के जीव हैं, किसी का नाम मनुष्य है, कोई जो है कुत्ता है। तो क्यों है ये कौन बताता है? जेनेटिक्स में बताता है। अर्थात जेनेटिक्स में दो चीज पढ़ने वाले हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? हम ऐसे क्यों हैं और हमारे बच्चे हमारे जैसे क्यों होते हैं। प्लस यहाँ पर जो जो भी हम लोग मौजूद हैं वो सब एक दूसरे से अलग अलग तरह के क्यों हैं, उनमें अंतर क्यों है, ये भी हम पढ़ते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। और इसको कहते हैं वेरिएशन। तो आपको हम जेनेटिक्स में बता रहे थे कि दो चीज का अध्ययन करना है, एक वंशागति या इनहेरिटेंस का, और दूसरा क्या? वेरिएशन या विभिन्नता का। इसका हिंदी होता है विभिन्नता। विभिन्नता। तो ये हो गया जेनेटिक्स के बारे में। अगर आएगा कि जेनेटिक्स क्या है तो आराम से आपको बता देना चाहिए। अब 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा, भरने वाला आ जाए या टिक मारने वाला आ जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बाल बच्चा होता है उसके जैसा होता है क्यों? वाई? तो आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस के कारण। ठीक है, इनहेरिटेंस के कारण ही एक जो जीव होते हैं अलग अलग प्रकार के गुण वाले होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें परिवर्तन लाया। थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में आपको 10th में पढ़ना था। वेरिएशन जो होता है प्रकार का, पहला होता है वातावरणीय विभिन्नताएं, या इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ये जो होता है वो किसके कारण होता है?
यह टेम्पोररी प्रकार का होता है तथा वातावरण पर निर्भर करता है। पहला बात इसमें वातावरणीय विभिन्नता किसको कहेंगे? वैसी विभिन्नताएं जो अस्थायी प्रकार की होती हैं और इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं वातावरणीय परिवर्तन। इसमें एक और खासियत है, यह एक पीढ़ी या जनरेशन जिसको बोलते हैं से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। ठीक है, जैसे आप देख लो, कोई आदमी है, गर्मी के मौसम में उसका स्किन का रंग डार्क हो जाता है, लेकिन वही जब ठंड का मौसम आता है तो स्किन का जो कलर होता है वो लाइट कलर का हो जाता है। अर्थात ये जो टेम्परेचर और सन लाइट के कारण जो स्किन के कलर में परिवर्तन होता है, वो कैसा परिवर्तन है? वातावरणीय परिवर्तन है। लेकिन कोई व्यक्ति का कलर अगर गर्मी में भी थोड़ा सांवला है और ठंड में भी सांवला है, तो ये जो है वो वातावरण पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब गेहूं का कोई दाना ले लो या धान का कोई दाना ले लो, एक जो है ना वैसे जगहों पर उगा है जहां पर पानी पर्याप्त है, नमी है, पोषक तत्व है, और एक ऐसा जगह पर है जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम है, हार्ड सॉइल है। तो दोनों अगर एक ही प्रकार का बीज है, सेम टू सेम प्लांट का बीज है, एक ही पौधा में से दोनों बीज अगर आया है और दोनों अलग अलग जगह पर हो रहा है, एक वैसा जगह पर जहाँ न्यूट्रिएंट्स खूब है, जहाँ पर पानी की खूब उपलब्धता है, मिट्टी बढ़िया है, तो वो जो होगा फसल वहां पर वो अच्छा होगा किसके तुलना में? जहाँ पर जमीन खराब होगी उसके तुलना में। ये किसके कारण हुआ? वातावरण के कारण हुआ। अब एक ही घर में दो जो है ना जुड़वा भाई हो जाए या जुड़वा बहन है, एक साथ पैदा हुए, दोनों के अधिकांश गुण एक जैसे हैं। अगर दोनों में एक को बढ़िया से खिलाया जाए, एक को कम खिलाया जाए, तो एक का विकास खूब होगा, एक का विकास कम होता है अगर, तो ये कैसा परिवर्तन है? वातावरणीय परिवर्तन। ये जीन के कारण या ये आपका अंदर के परिवर्तन के कारण नहीं हुआ है, बल्कि वातावरण ऐसा उसको मिला तो ऐसा हो गया। इसमें उदाहरण लिखा जा सकता है जो आपको है भी, उदाहरण में आप देख सकते हो। मधुमक्खी इसका कॉमन उदाहरण है। मधुमक्खी में रानी मक्खी तथा वर्कर मधुमक्खी दोनों जो हैं फीमेल ही हैं। रानी मधुमक्खी जो है ये भी फीमेल होती है और वर्कर मधुमक्खी जो होती है ये भी फीमेल होती है। ये भी जो है ना डिप्लॉयड होता है और ये भी डिप्लॉयड होती है, दोनों डिप्लॉयड। अंतर क्या होता है? ये जो है ना ये रॉयल जेली खाती है, तब ये बन जाती है, और ये खाती है
मधु तथा परागकण, हनी और परागकण खाती है तो ये जो है ना कुपोषण का शिकार हो जाती है और ये बन जाती है वर्कर। तो दोनों में क्या अंतर है वो आपको हम बताएं। दोनों का जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन का जो स्थिति है, दोनों सेम है। दोनों जो है ना मादा ही है, लेकिन एक को बढ़िया खाना मिला, पौष्टिक खाना मिला, रॉयल जेली, तो वो जो है ना रानी मधुमक्खी बन गई। और एक को खाना बढ़िया नहीं मिलता है तो वो वर्कर बन जाती है। ये आपको हम बता रहे थे वेरिएशन के बारे में। उसमें एक है वातावरणीय परिवर्तन, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा। अब जब भी फिर बनना होगा रानी मधुमक्खी या वर्कर मधुमक्खी, तो भोजन पर निर्भर करता है, न कि फर्टिलाइजेशन पर निर्भर करता है, न कि क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि भोजन कैसा उसको मिला है बचपन में, उसके आधार पर वो निर्भर करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और। इसमें अगर हम जाएं तो ये तो था वातावरणीय परिवर्तन। सेकेंड सवाल अगर करें, सेकेंड का अगर बात करते हैं तो सेकेंड है अनुवांशिक परिवर्तन। सेकेंड है अनुवांशिक परिवर्तन या विभिन्नताएं, अनुवांशिक विभिन्नताएं। ये कैसी होती है? जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन ये कैसी होती हैं? अस्थाई प्रकार की होती है। यह अस्थाई या परमानेंट प्रकार की होती है। पहला बात। दूसरा बात, यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह वातावरण पर निर्भर नहीं होती। अब उदाहरण देख लो, इसको वातावरण से कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण देख लो, रानी मधुमक्खी क्वीन बी तथा नर मधुमक्खी ड्रोन जिसको बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। ये तो क्वीन बी है और इसको बोलते हैं ड्रोन। इन दोनों में क्या अंतर है भाई? शायद आपको मालूम होगा, ये जो होती है फीमेल होती है, ये जो होता है मेल होता है, ये ट्वेल होता है डिप्लॉयड, जबकि ये कैसा होता है हैप्लॉयड होता है। इसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, इसमें क्रोमोसोम का दो सेट होता है। नेक्स्ट बात, ये इसका जो है ना, ये फर्टिलाइज एग से बनती है। फर्टिलाइज एग
से निकलती है, निषेचित अंडे से ये बनती है। और ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से निकलता है। तो निषेचन के बाद ये बनता है, रानी मधुमक्खी बनती है। लेकिन जो निषेचन नहीं हुआ जिस अंडे में, उससे क्या बनता है, ड्रोन बनता है। दोनों में अंतर देखिए। अब ये किसके कारण अंतर है भाई, क्रोमोसोम के सेट के कारण अंतर है। ये अस्थाई है, यहाँ पर भोजन के कारण अंतर नहीं हुआ, वातावरण के कारण अंतर नहीं हुआ। अंतर हुआ उसमें गुण में अंतर क्यों आ रहा है, जीन के कारण आ रहा है, क्रोमोसोम के कारण आ रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, अनुवांशिक वृद्धि का। ठीक है, हम लोग का हाइट का अंतर होता है, पैर का चप्पल का नाप जो होता है, वो सब इसी में आएगा। क्योंकि कोई पहलवान बन गया है, खूब जिम जा रहा है, बॉडी बनाया है, तो कैसा विभिन्नता हो जाएगा, वो वातावरणीय विभिन्नता हो जाएगी। तो ले लीजिएगा, आगे बढ़ते। अब हम आते हैं बात करते हैं इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स को आगे बढ़ाया, जेनेटिक्स को आगे लाया। उसमें सबसे पहला जो हाथ है वो है मेंडल। हिंदी में इनका नाम था, पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल। तो जी मेंडल लिख देते हैं, बाकी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। इन्होंने किया क्या, ये पहला शख्स था या थे जो जिन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव का जो कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल होता है उसके अंदर पाए जाने वाले अवयवों से या संरचनाओं से, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। और कैसे ट्रांसमिट होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, इस पूरे बातों को इन्होंने समझाने की कोशिश की, और वो भी लिखित रूप में। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर या फाउंडर। इनको जेनेटिक्स का फादर या फाउंडर कहते हैं। इसको ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने क्या क्या काम किया था, तो इनका वर्क, मेन वर्क क्या था भाई, मेन वर्क क्या था, इनका मेन वर्क में आता है पहला, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। फैक्टर की जानकारी। इनका क्या कहना था कि प्रत्येक जीवों में पाया जाने वाला फैक्टर उसके हेरिडिटी का, वंशागति का इकाई होता है। तो लिखते हैं, फैक्टर जीवों में हेरिडिटी, हेरिडिटी बताए थे, वंशागति, पूर्वजों के गुणों का बाल बच्चों में जाना। जीवों में हेरिडिटी का इकाई होता है, यूनिट होता है
पहला बात। दूसरा बात, यह जीवों में गुणों को नियंत्रित करता है तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ले जाता है। वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या करता है? गुणों का स्थानांतरण करता है, गुणों को ले जाता है। ये इन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? फैक्टर के बारे में। इन्होंने बताया था, मेंडल ने बताया था। अब बात करते हैं हम अगर आगे, तो दूसरा जो था इनका वो था काम। पहला काम था कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, दूसरा था बेसिक लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के बेसिक लॉज या नियम, वो नियम जिसके कारण हेरिडिटी होता है। पहला तो इनका कहना था, इसमें तीन है, हम लोग इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो इसमें जो है ना, सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ये पहला है इनका। और दूसरा जो है कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। का हिंदी को नहीं अभी, सेग्रीगेशन ही रखो, हिंदी के फेर में न रहो। क्या है हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा इनका था कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो कहता है कि जो पूर्वज होते हैं उनके जो उनमें जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला होता है फैक्टर, वो इंडिपेंडेंट इकाई जैसा, स्वतंत्र इकाई जैसा काम करता है। तो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। को लोग हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन जो है हेरिडिटी के बेसिक लॉ है, इस पर पूरा का पूरा हेरिडिटी या मेंडल का जो जेनेटिक्स है वो बेस्ड है। पहला था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम क्या है, डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। और इन्हीं तीन नियम और एक कारक, ये चार बात बताकर इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा एक जेनेटिक्स का संरचना किया या जेनेटिक्स की बात की। अब आते हैं हम लोग मेंडल के बाद जो दूसरा आए वैज्ञानिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम है जॉनसन। इन्होंने क्या किया, जीन टर्म दिया फॉर
मेंडेलियन फैक्टर। फैक्टर, ये जो मेंडल का जो फैक्टर था, उसी के लिए इन्होंने एक टर्म नया दिया और उसको कहा जीन। मतलब जीन शब्द अभी जो हम लोग सुनते हैं ना कि हम लोग में जो गुण होता है वो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ये बात जीन शब्द का बात जो है सबसे पहले कौन लाया था? जॉनसन ने लाया। तो मेंडल का ये जो कहना था कि प्रत्येक जीवों में फैक्टर पाया जाता है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मतलब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ले जाता है, मतलब माँ बाप से बाल बच्चों में ले जाता है। इसी को जॉनसन ने क्या कहा? जीन कहा। कि जो फैक्टर है उसको अब क्या नाम दे सकते हैं हम? जीन। बच्चे पूछते हैं कि जीन नाम क्यों दिया होगा? जीन का मतलब ही होता है देने वाला, उत्पन्न करने वाला। ये कैरेक्टर देने वाला है, कैरेक्टर को उत्पन्न करने वाला था, वो जो पाया जाता था जीव में, इसलिए उसको इनका कहना था कि जीन कहा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आए बैटसन। बैटसन ने क्या किया? टर्म जेनेटिक्स दिया। जेनेटिक्स टर्म फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के स्टडी के लिए एक शब्द दिया, एंड वेरिएशन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो भी जीवों में परिवर्तन होते हैं या गुण एक से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसके लिए जेनेटिक शब्द दिया गया, इसके द्वारा, बैटसन के द्वारा। तो ये दो तीन जो है ना प्रमुख हैं जिनको आप दिमाग में रखिएगा। पहला था मेंडल साहब का बात आता है। मेंडल ने जेनेटिक शब्द नहीं दिया था, बल्कि जेनेटिक की खोज, जेनेटिक्स की शुरुआत की। उनका दो काम प्रमुख है, एक तो फैक्टर का कंसेप्ट और दूसरा है बेसिक लॉ हेरिडिटी का। फैक्टर का जो कंसेप्ट है उसमें कुछ नहीं था, वो पहला शख्स थे जिन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव में फैक्टर पाया जाता है, कोई चीज पाया जाता है जो गुणों को नियंत्रित करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। और तीन नियम दिया उन्होंने। ये तीनों नियम हमको आगे इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट थे वो जॉनसन साहब थे। जॉनसन साहब आए तो उन्होंने क्या किया? जो आपका मेंडेलियन कारक था उसको उन्होंने क्या बता दिया? उसको उन्होंने जीन नाम दिया। उसके बाद तीसरा जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? बैटसन थे, जिनका ये कहना था कि जेनेटिक्स जो है ना, एक शब्द दिया जा सकता है किसके लिए? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के स्टडी के लिए, उसको बताने के लिए। इसलिए अभी जो है ना वर्तमान में हम लोग इनको, बैटसन को ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्योंकि ये जब ये आए तो जेनेटिक्स में बहुत सारा परिवर्तन आया। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर इनको बोलते हैं। लेकिन केवल जेनेटिक्स का फादर अगर आया जाए, क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप आंख बंद करके किसका नाम लेंगे? मेंडल का लेंगे। उसके बाद आते हैं सटन और बोठेरी। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात डालने में सफल हो गए जॉनसन कि जीन जो है ना वही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रहा था लोगों के पास कि आखिर जीन होता कहाँ है, जीन कहाँ पाया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला हम चौथा जो है ना वो आपका वैज्ञानिक पर बात करते हैं, काम करने वाले पर बात करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण थे वो सटन और बोल्डेरी। ये सारा का सारा
1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। वो जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम एक जगह पर कर दिए। जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई, मेंडल के द्वारा फैक्टर कहकर, और उसी फैक्टर को जॉनसन ने क्या बताया, जीन बताया। और इसके अध्ययन को, इन सब बातों के अध्ययन को बैटसन ने क्या बताया, जेनेटिक्स बताया। अब आते हैं सटन और तथा बोगेरी, दो साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने क्या बताया कि जीन होता कहाँ है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया था लोगों का कि जीन के द्वारा ही कैरेक्टर कंट्रोल होता है, लेकिन जीन होता कहाँ है। इस बात को सटन और बोगेरी ने एक्सप्लेन किया। क्या बताया, जीन क्रोमोसोम पर पाया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है उसी पर जीन पाया जाता है। इस बात को सबसे पहले बताया कुछ किसने, सटन और बोगेरी ने। हम लोग भी सोचो, अभी जो जीन भूत वगैरह जो भी आप बात करते हो, कुछ हद तक जीन का बात भी वही से संबंधित है। हम लोग कई बार बचपन से जो है ना कहानी सुनते आए हैं, वो एक चिराग था जिसको रगड़ने पर जीन मिला था, और वो अल्लाउद्दीन ये वो एक इराक का बच्चा था जिसका नाम था अलादीन। अलादीन जो था उसका, उसके पास एक चिराग मिला था, और उस चिराग में जीन रहता था। जीन क्या करता था, कोई भी उसके जरूरत को, कोई भी उसके मुंह से निकले हुए बात को पूरा कर देता था। ये जीन का बात भी वहीं से करीब करीब है। जीन का मतलब देने वाला, पूरा कर देने वाला। अब वो रहता कहाँ है, तो हम लोग के यहाँ भी एक भ्रांति है कि जहाँ पर जो है ना शमशान होता है, जहाँ सुल्तान होता है, जहाँ पर आदमी नहीं रहता है, सामान्यतः जीव भूत वहीं रहते हैं। यहाँ भी लोग लोग जो है ना इस बात को बताया या सोचा कि आखिर जीव होता कहाँ है। तो सटन और बोवेरी, तब तक सेल की बहुत ज्यादा खोज हो चुकी थी, सेल की बढ़िया से अध्ययन हो चुका था, और सेल के अंदर के पार्ट के बारे में हम जान चुके थे। तो सटन और बोवेरी ने इस बात को बताया कि जो आपके सेल होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और उस क्रोमोसोम के अंदर ही क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉब्लम क्या है कि आखिर जब जीन जो है ना क्रोमोसोम पर रहता है तो रहता कैसे है। ठीक है, देखो, जैसे इसके पांचवा जो नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टी.एच. मॉर्गन का। इनका कहना था, इन्होंने क्या बताया कि ये, इनका कहना था कि जीन कहाँ रहता है भाई, क्रोमोसोम पर रहता है। सटन बोवेरी, टी.एच. मॉर्गन ने ये बताया कि जीन जो क्रोमोसोम पर रहता है वो लीनियर रूप में अरेंज रहता है, मतलब एक के बाद एक रूप में। जैसे उंगलियों पर देखिएगा, ये जो है ना ये ऐसे निशान होता है। उनका कहना था क्रोमोसोम जो होता है उसी पर जीन जो है ना वो एक के बाद एक लीनियर रूप में अरेंज होता है। तो इनका क्या कहना था, जीन क्रोमोसोम पर लीनियर रूप में सजा होता है या उस पर अरेंज रहता है। ये बात बताया किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। देखो, सटन बोवेरी के बाद को ही हम अनुवांशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। इनहेरिटेंस का क्रोमोसोमल थ्योरी कहते हैं इसके सिद्धांत को, तो सटन और बोवेरी के सिद्धांत को। अर्थात किसी भी जीव में कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है। तो आराम से आप बताओगे कि क्रोमोसोम जो है
वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और जीन चूंकि क्रोमोसोम पर होता है, इसीलिए जो जो आपका कैरेक्टर है वो भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। ये जो है ना, ये एकदम क्लियर कंसेप्ट जो है ना, इनके आने के बाद, कटन गोवेल के आने के बाद गुणसूत्रीय सिद्धांत का अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत आया। लेकिन उसको और क्लियर किसने किया? मॉर्गन ने किया। मॉर्गन ने बताया जीन क्रोमोसोम पर ही होता है, और कैसे होता है? लीनियर रूप में होता है। सीएच मॉर्गन को हम लोग जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंटल फादर भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी कहते हैं। मतलब वह व्यक्ति जिन्होंने जेनेटिक्स में काफी एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल करिए, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, इस पे इन्होंने किया जो था, वो था फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। इसी को हम लोग ड्रोसोफिला कहते हैं, फिला कहते हैं। ड्रोसोफिला पूछता है कि ड्रोसोफिला जो है ना, उस पर किसने अपना रिसर्च किया था? तो जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रिसर्च जो है ना, ड्रोसोफिला पर हुआ है, फल मक्खी पर हुआ है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा फल मक्खी के बारे में, तो आप इसको जानते होंगे। ये दो बात और इन्होंने बताया था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हेरिटेंस तथा लिंकेज, दो शब्द दिया था, ये भी दिया था। इन्हीं के द्वारा दो शब्द और दिया गया है, सेक्स लिंकेज, लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज, और दूसरा है क्या बाबू? लिंकेज। ये दो शब्द भी सीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया कंसेप्ट? फैक्टर होता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, जो उसके कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्लस फैक्टर होता है ऑर्गेनिज्म में, जो उसके उसके कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। उसी फैक्टर को जो है ना, जीन नाम पड़ा। जीन रहता कहाँ है? क्रोमोसोम पर। जीन जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। जीन रहता है क्रोमोसोम पर, ये बात किसने बताई? कटन और गोवेरी ने। लेकिन जीन क्रोमोसोम पर कैसे अरेंज होता है, इस बात को किसने बताया? सीएच मॉर्गन ने। सीएच मॉर्गन किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? फ्रूट फ्लाई पर। और दो तीन शब्द और दिया, एक था उसमें सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और दूसरा था लीकेज। ठीक है। अब लोगों के दिमाग में ये आया प्रॉब्लम कि ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, तो ये आखिर कैसे पता लगे कि जो क्रोमोसोम पर सजा, क्रोमोसोम जो है उस पर जो जीन सजा हुआ है, वो जीन आखिर करता कैसे है? क्या करता है? किस पदार्थ का बना होता है? क्या मटेरियल होता है उसका? इसको बताया किसने? एवरी मैक्लाउड और बेकार्टी ने। तो छठा जो बात आता है, ये सब आगे पढ़ना है आपको, लेकिन एक नंबर में काम देगा। एवरी एवरी मैक्लाउड और मैकार्टी, क्योंकि पढ़ने में एमसी कार्टी होता है, लेकिन पढ़ने में चूंकि अधिकांश बच्चे इसमें गलत करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे, तो थोड़ा सा हम इसको हिंदी में ही लिख देते ताकि आप आराम से पढ़ सको। एवरी मैक्लाउड और मैकार्टी जो है ना, इनका क्या करना था? जीन डीएनए का
बना होता है। इन्होंने ये बताया कि जीन होता किस चीज का है। तो जीन होता है इस बात को बताया था किसने, मेंडल ने। लेकिन जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने। जीन कहाँ होता है ये बताया कौन, सटन और गोगेरी ने। लेकिन जीन कहाँ पाया जाता है ये तो बताया, लेकिन किस रूप में पाया जाता है इस बात को बताया टीएस मॉर्गन ने। अब जीन बना किसका होता है इस बात को बताया किसने, एवरी मैक्लाउड और मैकार्थी। तो अब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि आखिर ठीक है डीएनए का बना होता है, तो ये डीएनए कैसा होता है। और इस बात को सबसे पहले जो है ना वो बताने वाले थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला डीएनए की संरचना के रूप में। और शायद आप जानते होंगे बाक्सर और क्रिक का नाम सुने होंगे। तो इसमें बहुत सारे और भी साइंटिस्ट का नाम आया है बीच में, एवरी मैक्लाउड के अलावे हर्षी चेज का आया है, या और भी ढेर सारे बीच में काम हुए हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य बात है हम उसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जो उनका बहुत बड़ा रोल रहा जेनेटिक्स में परिवर्तन लाने में, उनका नाम था क्या, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या सॉल्व किया, डीएनए की संरचना बताई। डीएनए की संरचना कैसा बताया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था भाई, वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो डीएनए की संरचना आपके पास मिली, आपके पास आई, किससे आई, वाटसन और क्रिक से आई। ठीक है, ये तो कुछ प्रमुख साइंटिस्ट थे जिनका काम आपको हम बताए। अब यहाँ पर हम कुछ एक और बात को बताना चाहेंगे। अब लोगों के दिमाग में ये आया कि डीएनए बनता कैसे है, क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ा देंगे। इतना पर आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ तक ये प्रमुख बात है कुछ, जिसको दिमाग में रखिए। और इसको जो है ना इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा और आपका जैसे की कैसे शुरुआत थी वो भी काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट अगर लेना है तो ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। तो हमको 2-3 शब्द आता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप और एक है जीनोटाइप। पढ़ने तो आता ही होगा, अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो हिंदी में कर देते हैं। जीनोटाइप, देखो किसी भी जीव के जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो नजर आने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम फिनोटाइप। और जो उसके लिए जीन होता है उसमें, जैसे कंस्टिट्यूशन होता है उसमें, उसको कहते हैं जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, विजिबल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। विजुअल समझते होंगे, देखे जाने वाले गुण, वाले गुण, वैसे गुण जो नजर आते हैं, देखे जा सकते हैं,
उनको कहते हैं हम फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या, इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें उदाहरण देख लीजिए। लंबा, या छोड़ो लंबा नहीं चलेगा, इतना अंग्रेजी। टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट या रेड फ्लावर, ये नजर आने वाला चीज है। वाइट फ्लावर, ये सब नजर आने वाला है चीज किसी की। जो गुण नजर आता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है भाई? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन, या कह सकते हैं फैक्टर का सजावट। ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के अंदर जो फैक्टर है उसके सजावट या कंस्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरण देखिए, मान लेते हैं कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। आपके मन में आ रहा है कैपिटल टी कहाँ से आया, स्मॉल टी कहाँ से आया? छोड़, अभी आगे आएंगे, अभी आएगा आगे, आगे बताएंगे आपको। अभी अब रख लो, मान लेते हैं कोई जीन है। हम ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, ए है, बी भी है, ये सब कोई जीन है। जीन का संगठन है। तो जीन के संगठन को सजावट बोलो, फैक्ट्री का सजावट बोलो, या संयोजन बोलो, या संगठन बोलो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बाबू? आपका जीनोटाइप कह रहे हैं किसी। अब फिनोटाइप कैसे निर्भर करता है? तो देखो, जीनोटाइप जो होता है मतलब जीन संगठन या जीन कंपोजिशन, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपोजिशन, ये जब वातावरण के साथ मिलता है, इन्वायरमेंट के साथ मिलता है, तब ये बनाता है या कंट्रोल करता है फिनोटाइप को। मतलब कोई अगर किसी गुण को प्रकट कर रहा है, किसी जीव में कोई गुण नजर आ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन कौन होता है भाई? उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जिम्मेवार होते हैं, जीनोटाइप जिम्मेवार होते हैं, और एनवायरमेंट, दोनों मिलकर, इन्वायरमेंट और जीनोटाइप दोनों मिलकर क्या देते हैं? फिनोटाइप देते हैं, उसके लक्षण या गुण को देते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप बराबर क्या होता है? फिनोटाइप बराबर जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। इसमें से कोई एक बदल जाए, कोई एक चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए या ये चेंज हो जाए, कोई एक चेंज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर वातावरण बदल जाए तब भी लक्षण या गुण जो है ना वो बदले हुए नजर आएंगे। अगर एनवायरमेंट बदल जाए तब भी क्या होगा? गुण बदले हुए नजर आएंगे। और अगर जीन का संयोजन बदल जाए, कंस्टिट्यूशन बदल जाए, तभी जो आपका कैरेक्टर है वो बदला हुआ नजर आता है। तो किसी भी जीव में जो कैरेक्टर होता है, जो आपको नजर आता है, वो नजर जो आता है वो किसके कारण आता है? दो चीज से आता है। पहला आता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के कारण, जीन के कारण, और दूसरा जो नजर आता है वो आता है इन्वायरमेंट के कारण। इन दोनों का एक निश्चित प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमें गुण नजर आता है या हमें कैरेक्टर प्रकट होता है। अब हम आगे बढ़ते तो कुछ उदाहरण लेके चलना चाहेंगे। जब मेंडल में आते हैं हम, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने फिनोटाइप
या कह सकते हो गुण के इंग्लिश या छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं है, मैं इसमें जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। वर्तमान में हम बात करते हैं, छोड़िए मेंडल साहब को। वर्तमान में हम क्या कहते हैं, ये जो जेनेटिक्स है उसमें किसी भी कैरेक्टर के को कैसे डिनोट करते हैं, जीन। तो जो कैरेक्टर है या फिनोटाइप है, फिनोटाइप टाइप कर लो या कैरेक्टर भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए जो जीनोटाइप देते हैं तो क्या होता है, इंग्लिश वर्ड का पहला अल्फाबेट होता है। इंग्लिश वर्ड जो होता है उसका जो पहला अल्फाबेट होता है जीनोटाइप का, उसी को हम देते हैं। रोको।